पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ जुम्मेदारी जी का इनिशिएटिव है। और जैसे कि ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को पता लग ही गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी किताब है 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति, उसका थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर तो है एनसीईआरटी का और बड़ा ही रिलीवेंट चैप्टर है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, हमारे सोशल लाइफ से, हमारी पॉलिटिकल लाइफ से, हमारी आइडियोलॉजिकल लाइफ से ये जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पहले हम बात तो हम मतलब कंटेम्प्रेरी रूप में करेंगे, क्योंकि जो उसका सब्जेक्ट हमारा थीम है सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ, हम कोशिश करेंगे कि उस पर ही हम बात करें। लेकिन उसके पहले जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें इसके बारे में जो थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको कर दूं कि जैसे कि हमने इसके पहले भी इसके शुरुआत की थी कि पावर शेयरिंग पे हमने शुरू किया। तो पावर शेयरिंग में भी यही बात थी कि उसमें हमने देखा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए थे कि कैसे भाषाई और क्षेत्र के आधार पर विविधता होती है, सामाजिक विभाजन होता है, और इसमें दोनों देशों ने कैसे अपने अपने दोनों लोकतांत्रिक तरीके से हैंडल करने की कोशिश की और उसके क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेज निकले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था फेडरलिज्म में भी हमने देखा कि सत्ता के जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे हमने देखा, वो भी एक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए देखना है लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र और विविधता एक हम आप में से चाहे जो लोग जिस भी बैकग्राउंड के हों, एक बड़ा ही फेमस नारा है, रहा है भारत में, स्कूली समय से भी हम सुनते आ रहे हैं, अ, अनेकता में एकता का नारा। तो ये भारत की पहचान रही है और ये भारत की पहचान भी रही है, और साथ ही साथ में यह लोकतंत्र का एक बेसिक नटसेल, जो बेसिक मूल्य है, अनेकता में एकता। इसको कैसे, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको कैसे ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है कि कैसे अनेकता में एकता एस्टैब्लिश करके ही हम एक यूनाइट रह सकते हैं, विखंडन को बचा सकते हैं, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक राजनीतिक देश के रूप में, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भी, और एक सहर्षित समाज के रूप में भी। तो आज का हमारा ये चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि जो विविधता होती है, जो हमारी जो पहचान होती है, वो धर्म और क्षेत्र और भाषा के आधार के अलावा धर्म के आधार पे, लिंग के, रेस के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पे, जाति के आधार पर, कबीलाई आधार पे बहुत तरीके से अलग अलग हो सकती है, वैचारिक आधार पे भी अलग अलग हो सकती है। तो इन विचारधाराओं में दुनिया में अभी क्या स्थिति है, लोकतंत्र यहाँ पे कहाँ टिक पाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना करीब है, इसमें हम बस एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। उस एग्जाम्पल के बाद मैं मुरारी झा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इसके बारे में आगे बताएंगे कि एक आप सभी को, चूंकि हमारे यहाँ कुछ नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड के भी लोग हैं, एक 1968 1968 में मेक्सिको ओलंपिक की कहानी है एनसीईआरटी की किताबों में। उसमें दो अमेरिकी धावक थे जो कि एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी वैसे लोग जो कि अफ्रीका से गुलामों के रूप में अमेरिका ले जाए गए थे और फिर वो वहीं पर बस गए और वहीं पर उनकी नागरिकता भी मिली। तो वैसे लोगों के साथ वहाँ जातिवाद नहीं, लेकिन वहाँ रेसिज्म था, वहाँ नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। तो वैसे दो खिलाड़ी थे जिनका नाम भी बता ही देना चाहिए कि एक थे, दोनों दोनों धावक थे, रनर थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। और उस ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अपने देश में एफ्रो अमेरिकी जो लोग थे, उनके साथ जो एक रेशियल आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था एक लोकतांत्रिक देश में, इसकी आवाज उठाने के लिए वो जब जो मेडल के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े होते हैं, तो वहां उन्होंने सिर्फ मोजे पहने, जूते नहीं पहने। ये इस बात का सिंबल था कि वो लोग बहुत गरीब हैं, अभी भी वो लोग बहुत गरीब हैं, और इस गरीबी में ही कहीं ना कहीं उनका एक शोषण हो रहा है। दूसरी चीज कि फिर उन्होंने हाथों में काले बिल्ले बांधे हुए थे, जो कि एक विरोध का प्रतीक था। उसके अलावा जो सिल्वर मेडल जो लाया था वो एक ऑस्ट्रेलियाई धावक था। वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में नस्ली आधार का शिकार होता था।
इसके कारण उसने भी इन दोनों का साथ दिया और मानवाधिकार उल्लंघन का बिल्ला जो है अपने कपड़े पे लगाया हुआ था। तो देखिए, दुनिया में 1968 में यूएनओ भी अस्तित्व में आ चुका था। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन एक जातीय आधार पर जो व्यक्ति शोषण का शिकार होते थे, उन्होंने इसकी सांकेतिक आवाज उठाई और उसका खमियाजा उन्हें इस रूप में भुगतना पड़ा कि उनसे ओलंपिक कमेटी ने दोनों से पदक वापस ले लिए, और जिस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने उनका साथ दिया था, उसके बाद उसको हमेशा के लिए ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया ने सस्पेंड, निलंबित कर दिया। अगले ओलंपिक में कभी वो भाग नहीं ले पाया। तो कैसे लोकतांत्रिक देश में विविधता जो है लोकतंत्र का मूल एक आत्मा मानी जाती है। सारे डाइवर्स समूहों को अपने आप में समेट कर ले जाना ही, साथ लेकर चलना ही लोकतंत्र की मूल पहचान है। लेकिन उसके बावजूद कितना हमारे समाजों में विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर भेदभाव होता है, इस पर मैं मुरारी झा से कहूंगा कि थोड़ा सा इस चर्चा को आगे नहीं, बढ़ाएं। बहुत शानदार आपने एग्जाम्पल शेयर किया। और इस वक्त ओलंपिक गेम चल भी रहा है टोक्यो में। आ, तो एक जो यहाँ पे जब हम क्लासरूम में इस पे चर्चा करते हैं तो बहुत दिलचस्प सवाल आता है जिसको किताब में भी उठाया गया है और बच्चे भी पूछते हैं। और हम में से भी कई बार हम लोग इस सवाल से रूबरू होते हैं कि किसी देश के अंदर की जो समस्या है उसको इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाना कितना उचित है। तो बहुत डिवाइडेड होते हैं लोग इस मुद्दे पर। तो जो आपने उदाहरण दिया ओलंपिक मेडलिस्टों का, तो उन्होंने ओलंपिक के स्टेज का इस्तेमाल किया अमेरिका के अंदर जो एपाथाइड की, यानी कि रंग के आधार पे जो लोगों में भेदभाव होता था, उसको दुनिया के सामने रखा। क्योंकि ओलंपिक जो एक है वो ग्लोबल स्टेज है, आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं दुनिया के लोगों तक। तो इस बात को लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि तुम अपने देश की समस्या हम देश में सुलझा लेंगे, तुमने इसको दुनिया के सामने क्यों लेकर के गए। तो ये सवाल आज भी, अभी तक भी बना हुआ है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश में जो वहाँ की अंदरूनी समस्याएं हैं, क्या वो बस उसी देश की समस्या है, या इस तरीके के मुद्दों पे हम इंटरनेशनल स्टेज पे रख सकते हैं जो खास करके जो मानव के मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो एक मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है, देयर इज नो यस और नो आंसर टाइप। इस पे मुझे लगता है हमारे जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स है दे कैन आल्सो लाइक शेयर देयर एक्सपीरियंस। और यहाँ मुझे लगता है कि आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे इस चैप्टर में, तो द ऑब्जेक्टिव इज कि कैसे जो डाइवर्सिटी है, जो कि एक डिफॉल्ट सेटिंग है इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर डाइवर्स सोसाइटीज, एंड खास करके इंडिया में तो लगता है कि मतलब स्पेशली डिजाइंड है भगवान के द्वारा, इतनी डाइवर्स सोसाइटी है। तो डाइवर्स सोसाइटी में कौन सी ऐसी गलतियां होती है जिसको टेक्निकल टर्म में क्रॉस कटिंग या ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कहा गया है, जो कई बार राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेती है, जिसको हम पॉलिटिकल डिवाइड कह सकते हैं, सोशियो पॉलिटिकल डिवाइड, या पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन कैसा कैसे हो पाता है। इन्हीं लाइनों का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, इस इसको डिफरेंसेस में बदल करके, एक्चुअली हमारा विभाजन भी इसी का शिकार हुआ 1947 में, जब धर्म के आधार पर बांट दिया गया। और बहुत सारे राजनीतिक नेता तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ भड़काते रहते हैं। तो ये चैप्टर मुझे लगता है कि इसी को समझने का और समझाने का प्रयास करता है कि हम कैसे इस डाइवर्सिटी को समझें और कैसे इसको डिफरेंसेस में बदलने से, या जो पॉलिटिकल फोर्सेज इसको पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के लिए इस्तेमाल करता है उससे कैसे बचाएं। मुझे लगता है उस ओर ये सबका ध्यान आकर्षित करता है। तो विकास, मुझे लगता है इससे आगे आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपना व्यू दे सकते हैं इसमें। जी विकास। जो भी पार्टिसिपेंट अपना व्यू देना चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि वो मैंने चूंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है, 10 ही लोगों को हम भेज सकते हैं, काइंडली वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। मुरारी जी ने एक बहुत ही अच्छा अच्छा टर्म निकाल यहाँ पे, एक अच्छी बहुत ही बात छेड़ी है कि जो सामाजिक विभाजन है, कई बार हमारी जो राजनीति है, राजनीतिक विभाजन तो होता ही है कि दुनिया की अधिकांश जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें या तो द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है।
और जहां भी द्विदलीय व्यवस्था होती है या बहुदलीय व्यवस्था होती है, वहां जो शासन है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। समानता या प्रतिस्पर्धा दो रूपों में होती है, एक तो हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है या कट थ्रोट कंपटीशन भी हो सकता है। तो जहां कट थ्रोट कंपटीशन होता है, वहां जनरली यह देखा जाता है कि जो राजनीतिक विभाजन है वह समाज के सामाजिक विभाजन को उभार के उसको थोड़ी उग्रता प्रदान करके उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। इन्हीं बातों इसी तरफ इशारा मुरारी जी ने किया था। लेकिन इस चैप्टर को अगर हम बहुत डीपली समझें तो अ, इसमें एक बड़ी शानदार लाइन लिखी है कि मैं उस लाइन ही को पढ़ देना चाहता हूं कि किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। तो जो सामाजिक विभाजन है हमारा, जिसको कि लोकतांत्रिक समूह उठाते हैं, तो इसके दो प्रकार, इसका कारण तो होता है कि शासन, जो राजनीति है, जो सत्ता है, हमेशा शासन प्राप्त करने का, सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करती है। ये राजनीतिक सिद्धांत का विषय है कि राजनीतिक दल हमेशा सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सत्ता प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, इसका हमेशा सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव निकले ये जरूरी नहीं है। इसमें कई बार ये भी होता है कि जो हमारा वंचित समूह है, जो शोषित समूह है, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है, जिसके बारे में राजनीतिक दल बात करते हैं, देखिएगा कि उनके बारे में आवाज मुखर होती है, विधायिका में उनकी बातें निकल के आती हैं, सुनी जाती है, फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जागृत समूह का निर्माण होता है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो 1967 के बाद की जो हमारी राजनीति है, जिसमें जयप्रकाश नारायण और लोहिया का जब से उभार होता है, तब से आप देखें कि इस तरह की प्रवृत्तियां भारतीय राजनीति में बहुत तेजी से हावी होती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक उसके बाद यही प्रवृत्तियां आगे बढ़ते बढ़ते, देखिए भारत में SC ST कमीशन का निर्माण होता है, फिर उसके बाद OBC कमीशन का निर्माण होता है, फिर मंडल कमीशन का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो सामाजिक विभाजन की राजनीति शुरू हुई, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। इस बारे में अगर हमारे पार्टिसिपेंट कुछ बता सकें कि उनकी सामाजिक विभाजन से वो क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा कोई भी अगर शेयर करना चाहे। एक मुझे लगता है आप थोड़ा स्पीकिंग राइट भी बाकी लोगों को दीजिए। और तब तक हाँ, मैंने तब तक मैं जरा ये बताना चाहूंगा कि अभी आपने जो बहुत शानदार बात बताई कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातचीत आपने जो किताब से पढ़ के बताया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे लगता है कि यही सब कुछ ऐसे फाइनर एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर के समझ बनाने की या बातचीत करने की ज्यादा जरूरत होती है। एक सामान्य जानकारी के हिसाब से आप देखेंगे, काफी पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि यार अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं, अब जातियों की बात क्यों होती है, अब धर्म की बात क्यों होती है। लेकिन जैसा आपने किताब से पढ़ के बताया कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन की जहाँ पे बात होगी, राइट्स की जब बात होगी, तो हमें उन सोशल डिविजन्स के आसपास बात करनी पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस। जातियों के हक की बात करनी होगी, इसके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लाना होगा। धर्म के हक की बात करनी होगी, उसके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लाना होगा। तो महज बात करना या किसी जाति के अधिकार को, किसी धर्म के अधिकार को, किसी भाषाई ग्रुप के अधिकार को सामने रखने से ही वो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन नहीं हो जाता है। तो ये एक बहुत फाइनर, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंस है। तो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन में ये कैसे बदल जाता है, तो इसका भी उदाहरण किताब में ही दिया हुआ है बहुत ब्यूटीफुली। तो वो कहता है कि इसके लिए तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कि हाउ डू पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। कि मान लीजिए ठीक है, कोई राजनीतिक दल जाति के मुद्दों को उठा रहा है, कोई राजनीतिक दल धर्म के मुद्दों को उठा रहा है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि ये उठाना जरूरी भी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन कब हो जाएगा, तो उसमें पहला फॉर्मूला है कि हाउ डू पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, कि लोग अपनी पहचान को कैसे समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल जाति के मुद्दों को उठा रहा है, तो क्या लोग अपनी पहचान को सिर्फ जाति तक ही सीमित करके रख रहे हैं, या लोगों में अवेयरनेस है मल्टीपल आइडेंटिटी की? ठीक है, एक वक्त पे वो एक जाति समूह का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही उनकी और भी कई पहचान है।
एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, अपने परिवार में उनकी एक आइडेंटिटी है, माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी के रूप में। देश के लिए उनकी एक राष्ट्रीयता वाली आइडेंटिटी है। वो जहाँ काम कर रहे हैं उसका एक पेशेवर आइडेंटिटी है। मल्टीपल आइडेंटिटी है। तो अगर व्यक्ति अपने आप को मल्टीपल आइडेंटिटी के लेंस से देखेगा, तो बताया जाता है कि तब फिर पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन जो है वो फेल हो जाएगा। मतलब अगर लोगों में सिंगल आइडेंटिटी डोमिनेट कर देगा कि कोई कहेगा कि भाई धर्म खतरे में है और सब जमा हो गया, तो वहां पे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन आसान हो जाता है। लेकिन अगर हर वक्त व्यक्ति अपने मल्टीपल आइडेंटिटी, एक से अधिक पहचान के बारे में अवेयर है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। पहला फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला इसका है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी रेज द इशू, राजनीतिक दल इन मुद्दों को कैसे उठाते हैं। तो एक तो है कि आप हक के लिए, अधिकार के लिए, जस्टिस के लिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बांटने के लिए कि कहीं कोई ऐसा घटना हुआ और उसको आप जबरदस्ती जाति और धर्म और भाषा का एंगल दे करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मतलब पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन में बदल जाता है। तो इट डिपेंड्स कि उनका पर्पस क्या है, वो किस किस पर्पस से उसको उठा रहे हैं। और तीसरा फॉर्मूला किताब में ही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वो इन चीजों पे रेस्पॉन्ड कैसे करती है। कोई समूह अगर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के ऊपर जो मतलब एक विभाजनकारी डिविसिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर वो उसको छूट दे दिए कि हाँ करो करो करो, जो कि हम अक्सर देखते हैं, तो फिर वो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करती है, तो तब फिर इसको एड्रेस किया जा सकता है। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली इसको समझना होगा कि सिर्फ धर्म, जाति, भाषा का चर्चा करना या उनके हक के बारे में बात करने से ही कोई राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं कर रहा होता है। और वो सफल तब होगा जब ये कंडीशंस जिसकी हमने अभी बात की, पहला कि लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा कि राजनीतिक दल मुद्दों को कैसे उठाते हैं, और तीसरा कि सरकार की एजेंसियां कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो दैट्स मतलब मैं ये शेयर करना चाहता था जी। बहुत ही शानदार तरीके से मुरारी जी आपने बहुत ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से आपने उठाया। इसको हम एक व्यवहारिक, अब थोड़ा सा सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ जो हमारा एस्पेक्ट है उस पर मैं बात करूं, तो मुरारी जी ने तीन बातें करी। सबसे पहले तो लोगों के अपने पहचान, अपनी आइडेंटिटी के प्रति जो क्या आग्रह है उनका। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि अब तो ये ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है। कुछ दिनों पहले एक ट्रेंड चलता था कि गाड़ियों के पीछे अपनी जातियों का नाम लिखने की। मैं नाम भी ले सकता हूँ कि जब जनरली आप देखते थे कि किसी गाड़ी के पीछे जाट, ब्राह्मण, राजपूत, इस तरह की प्रवृत्तियां तेजी से उभर रही थी पिछले कुछ 4-5 सालों में। हालांकि जब परिवहन विभाग ने इसको चालान का जुर्माना किया तो इस पर ये प्रवृत्तियां थोड़ी कम हुई। तो इस तरह का अपनी जाति के प्रति जो आग्रह होता है, ये सब चीज आप अपने समाज में देख सकते हैं कि चारों तरफ देखते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसे खास इलाके हैं जहाँ के लोग इस तरह के रेसिस्ट की भावना, भारत में कभी जातिवाद रही है, कभी कभी रेसिज्म नहीं रहा फॉर्चुनेटली। लेकिन जब जातिवाद में इस तरह की प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रेशियल एस्पेक्ट भी लेने लगता है। तो इन चीजों से हमें बचना होगा, और एज ए सोशल साइंस टीचर या फिर एज ए टीचर हमें बच्चों को इन चीजों से पूरी तरह से सचेत करना होगा, अवेयर करना होगा। तीसरी चीज जो मुरारी जी ने कही कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं सरकार का, आपको सबको, जिस आप सबने शायद पिछला सेशन भी अटेंड किए थे, आपको याद होगा कि इन सेशंस में जब हमने बात की थी बेल्जियम की और श्रीलंका की, यही मुरारी जी का इशारा था कि कैसे उस सामाजिक विभाजन को बेल्जियम की एक संवैधानिक व्यवस्था जो वहाँ की सरकार है उसने कितने शानदार तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में उसका समाधान निकाला। और कैसे सिहनियों, वहां श्रीलंका में एक नारा चला कि श्रीलंका सिर्फ सिहनियों के लिए। तो कैसे यह नारा, जब सरकार ने जब इस नारे को बैकअप किया, तो एक संवैधानिक संस्था के द्वारा जब इस तरह का एक पक्षीय दृष्टिकोण से निर्णय या शासन चलाया गया, उसका क्या परिणाम निकला।
इस किताब में ही एक जगह लिखा हुआ है कि जबरदस्ती एकता स्थापित करने की कोशिश अक्सर विखंडन की तरफ ले जाती है। तो इन मुद्दों पे मेरे पास कई बहुत देर से कुछ लोगों ने भेजा हुआ है। अगर आप में से कोई श्याम मिश्र जी कब से रिक्वेस्ट भेज रहे थे, मैंने उनको राइट दिया हुआ है वैसे। हाँ, अभी श्याम मिश्र जी लगता है ड्रॉप कर गए हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं वो। हाँ, ड्रॉप कर गए। हाँ। हाँ हाँ। तो अब हम एक्चुअली मीनाक्षी मैम या अंजू मैम कोई भी मतलब ऐड कर सकते हैं। रमेश सर हैं, उनको भी स्पीकर राइट है। हीना काफी अच्छा इन सब मामलों पे समझ रखती हैं। एनी वन ऑफ यू। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा सर। जी जी। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। नमस्कार सर सभी को। अभी सर ने जो बात बताई उसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब किसी के साथ आग्रह होता है, जैसे सर ने बताया था गाड़ियों के पीछे इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें मैं एक इतना सा ऐड करूँगा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तब जाकर हम सामाजिक विभाजन की देहरी पे पहुँचते हैं। अगर हम इस आग्रह को इतना ही रखें कि अपने अपने जाति उत्थान को करना है तो वो ठीक है, लेकिन किसी भी जाति के पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हो जाते हैं तो फिर हम धीरे 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 सामाजिक विभाजन की राजनीति तक या उसकी देहरी तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू सर, इतना ही ऐड करना था। जी बहुत शानदार। सर बहुत बढ़िया रमेश सर ने बताया। आप लोग की चर्चा भी बड़ी अच्छी चल रही है। और मुझे जो इसमें लगता है कि जब हमारा ये सामाजिक विभिन्नताएं जो हम देखते हैं कि असमानताएं हैं या विभाजन हो रहा है, तो ये एक जो एक ना पॉलिटिक्स जो हमारी पॉजिटिव पॉइंट भी देती है, पॉलिटिक्स के पॉजिटिव पॉइंट की तरफ भी हम देख सकते हैं इसको, कि इस तरह के सामाजिक विभाजन को हर देश में दिखाया भी जाना चाहिए, ताकि जो एक स्मॉल ग्रुप्स हैं या जो हम जिसे कहते हैं कि मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं, उनकी बात भी गवर्नमेंट तक पहुंच पाती है। अगर हम देखें तो इस तरह की चीजों को जब सरकार के देखने का नजरिया जो आपने बताया कि थर्ड एस्पेक्ट जो है कि सरकार उसे किस तरह से देखती है, तो जब उसे देख पाती है उस विभाजन को, तो उसके लिए काम भी करती है। और ये एक डेमोक्रेटिक जो हमारी उसकी नींव है उसको बहुत मजबूत करती है। थैंक यू। फैंटास्टिक अंजू मैम, बहुत थैंक शानदार ये मुद्दा आपने रखा कि जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की आवाज उठाई जाती है तब सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। बहुत शानदार। और यहाँ पर मैं कहूँ कि भारत जो अंजू मैम ने जो बात उठाई कि लोकतांत्रिक देशों में भी दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो इस पे संविधान सभा में बहुत जबरदस्त चर्चा चली थी कि भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा डिबेट है, जो पूरे वॉल्यूम आज भी सुरक्षित है, कोई भी सुन सकता है उनको, उसमें इस बात पे बहुत चर्चा चली थी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाए या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। मतलब हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे चलें ब्रिटेन की तरह, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अमेरिका की तरह चलें। इस पर टीटी कृष्णमाचारी ने उनका एक जबरदस्त तर्क दिया। उस तर्क के आगे फिर कोई कुछ नहीं बोल पाया कि चूंकि भारत में डाइवर्सिटी अमेरिका से बहुत ज्यादा है, जहाँ पे डाइवर्स समूह उस समय लगभग हमारे यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, कई सैकड़ों जातियां हैं, धर्म है, नस्ल है, बहुत सारी चीजों पे हमारा समाज बटा हुआ है। ऐसी शासन व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी शासन है, अस्थायित्व से ज्यादा उत्तरदायी शासन व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया। यही कारण था कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को चुना गया था, क्योंकि उसमें अलग अलग क्षेत्रों का एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ही उन चीजों की कोशिश की गई थी कि भारत का जो एक डाइवर्स समूह है, जो भारत की डाइवर्सिटी है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकें, बल्कि उनको हमने देखेगा, आप देखेंगे कि
फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, और हमारे प्रियम्बल में भी है। मतलब हमारे संविधान का एक आदर्श है, जीवंत दस्तावेज है। मौजूदा समय में इन चीजों में अगर कभी भी हमें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, किसी बहुत हम इसको हम आज की राजनीति से जोड़ के बात करें लोकतंत्र में, तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो किसी खास समूह को लेके कुछ, जैसे मार्जिनाइज समूह अंजू मैम ने कहा, या तो अल्पसंख्यकों को लेके, या फिर किसी बहुत दलितों की बात करके लेके, या ओबीसी को लेके उनकी राजनीति होती है। तो समाज में एक सामान्य समझ ये जाती है कि ये जातिवादी पार्टी है। लेकिन आखिर फिर हमें यहाँ ये सोचना होगा कि इन जातिवादी पार्टियों का अस्तित्व कैसे आया, क्या कारण था, क्या ऐसी प्रवृत्तियां थी कि ऐसी जातिवादी पार्टियां का न सिर्फ अस्तित्व आया, बल्कि इनकी बड़े भारत के सबसे बड़े राज्यों में इनकी सत्ता स्थापित होने लगी। कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही। लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्यों से जो हमने शुरुआत की थी, हम उन आदर्शों में कहाँ पीछे छूटे, जहां की इन जातीय तथाकथित जातिवादी समूहों की इतनी आवाज मुखर हुई, बुलंद करनी। तो इन चीजों पे हमें सोचना होगा कि किसी को जातिवादी कह के एकदम डिस्कार्ड करने के पहले ये अपने बच्चों में हमें, या हमें खुद भी एक एक थिंकिंग जरूर करनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए कि आखिर कमी कहाँ रही, क्यों ऐसा हुआ। आप देखेंगे कि इसको जो सामान्य रूप से समझेंगे कि मैंने यूपी में जब एक AR देसाई की किताब है भारत में राजनीतिक भारतीय समाज की व्यवस्था, उसमें AR देसाई लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये बाहुबली है। बिहार में आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे बाहुबली उभर के आए, जैसे कि शहाबुद्दीन, यूपी में अतीक अहमद, या फिर और भी बहुत सारे, बबलू श्रीवास्तव। ये बाहुबलियों की व्यवस्था की क्यों समाज में इस कानून का राज होते हुए भी आखिर समाज में बाहुबली क्यों पैदा होते हैं, क्यों अस्तित्व में आता है इनका। मुंबई में आप देखेंगे कि एक पूरी बाला साहेब ठाकरे की एक समानांतर सरकार चलती है। तो आखिर जैसे क्या, कहाँ फॉल्ट था। जब लोकतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, जब रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से कहीं इन्फोर्स नहीं होता है, तो इस तरह के बाहुबली पैदा होते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि जब लोकतंत्र में जो शासन की प्रणालियां हैं, जो अपना सही तरीके से काम नहीं करती हैं, तो इस तरह की पार्टियां, इस तरह के राजनीतिक विभाजन और समाज, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको इस तरह के सामाजिक विभाजनों को उभारने का मौका मिल जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट और चीज और है कि उभारने के स्तर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे कि एक उदाहरण मैं अमेरिका का देना चाहूंगा। अमेरिका में जो नस्लवाद है उसको उठाया सबसे पुरजोर तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने, लेकिन उन्होंने भी रास्ता अख्तियार किया महात्मा गांधी का, अहिंसा का। भारत में भी, चूंकि भारत यह बापू का देश है, बापू के मूल्यों का देश है, उनके आदर्शों का देश है, तो आज भी आप देखेंगे कि जो भी आंदोलन होते हैं, और उस आंदोलन में जहां भी थोड़ी हिंसा होती है, वहां पे उस सर्क जनता का जो एक संवेदना होती है वहां से दूर हो जाती है। लेकिन अहिंसक आंदोलनों को आज भी जनता का पूरा सपोर्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए हमें अपने समाज में कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमें अपने विविधता, जो डाइवर्स समूह है, उनको साथ ले चलने की कोशिश करके हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इसी पे मुरारी जी हम चाहते हैं कि किसी नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक आप हिना, अदिति, हरीश, इन सबको, खेमेन सर है हमारे साथ, आप स्पीकर राइट। अच्छा, मैंने भेजा है फिर इन से लोगों भेज को। सकते हैं, दे शुड एक्सेप्ट इट। और मुझे लगता है, अच्छा हाँ, मुझे लगता है कि जब आप बता रहे थे ये सवाल कि कैसे जातिवादी राजनीति की शुरुआत हुई, इसके जड़ों में जाया जाए। रिसेंटली जब आई थिंक पिछले साल बिहार चुनाव हो रहा था, तो मैं सोच रहा था, अब मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना समझ में आया कि हाँ, मतलब मैं भी ऐसे ही सोचते हुए बड़ा हुआ, काफी दिनों तक ऐसा सोचता रहा कि ये जातिवादी राजनीति है और हावी हो रहा है। अब बट लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हुई और कुछ अलग तरीके से चीजों को देखने लगा, तो समझ में आया कि देखिए, जो स्ट्रक्चर है जातियों का, डोमिनेंस के स्ट्रक्चर में, कि सबसे ऊपर ये सबसे, वो स्ट्रक्चर अगर मेंटेन्ड है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, तो वो जातिवादी राजनीति नहीं है। लेकिन अगर कुछ फोर्सेस इस तरीके से आते हैं जो उस स्ट्रक्चर पे सवाल उठाते हैं,
तोड़ देना बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, असंभव सी बात है इस वक्त मान के चल सकते हैं आप। लेकिन वो सवाल जैसे ही उठाते हैं तो उनको मीडिया जो है पिक्चर कर देता है, कलर कर देता है कि जातिवादी 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 राजनीति। द फोर्सेज व्हिच इज इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना चाहता है ना, वो कहलाता है, मतलब कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। और जो फोर्सेज, जो ताकतें उस स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस स्ट्रक्चर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद हजारों साल से कल्चरल फोर्सेस, अब ये सारे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद धीरे धीरे पढ़ के समझ में आता है, वो अपने आप चीजों को ढालता रहता है, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति किसी को हरा देगा या मार देगा तो उससे वो स्ट्रक्चर टूटता है, और कल्चरल चेंजेस आने में बहुत वक्त लगता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी अन्य हिस्सों में अगर मतलब मान के चलिए कि फॉरवर्ड कास्ट से अलग कास्ट के लोगों ने अगर राजनीति में आई है, तो उनका सिर्फ इतना मतलब असर हो पाया है कि दे हैव जस्ट रेज्ड क्वेश्चन ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। जो जातियों की स्ट्रक्चर है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ा है, जो मेरी समझ एक बनी है। लेकिन यह भी एक समझने लायक चीज है कि चूंकि मीडिया जो है कंट्रोल किया जाता है एक खास वर्ग के द्वारा, तो वो लोगों को ये समझा देता है कि देखो देखो जातिवादी राजनीति हो रही है। तो आई मीन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड इन कपल ऑफ इयर्स थ्रू माय रीडिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और इस पे हमारा एक्चुअली एक अगले चैप्टर में डेडिकेटेड टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम उस पे और भी आएंगे। विकास, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक चीज और मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे बिल्कुल पहले मुझे बिल्कुल। लगता है कि अब हमारे पास लाइक हरीश हैं स्पीकर राइट्स में, देवेंद्र सर हैं, वो लोग कुछ ऐड कर दें तो देन वी विल स्पीक। जी। थैंक यू मुरारी सर। विकास सर, आपने दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो नेता जो बने हुए हैं सो कॉल्ड, और जो मीडिया है, इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे अभी आपने भी कहा। क्योंकि अगर हम मैं किसी पार्टी का नाम ना लेके कहूँ तो कई जगह जो है पहले इलेक्शन जीता गया है, उसमें MY फैक्टर था, ये जिसे मुस्लिम और यादव के नाम से है। ये कई बार ऐसा इलेक्शन जीता गया जहां ये था कि तिलक तराजू और तलवार, बाकी आप समझ ही रहे हो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें भी हम देखते हैं कि जब भी एनालिसिस होता है, मीडिया भी बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने जाट हैं, इतने गुजर हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने राजपूत हैं, इतने पंजाबी हैं, इतने ब्राह्मण हैं। तो ये सारा जो डिवीजन है, जो ये है, ये जहर जो है, ये जो है मीडिया की तरफ से ही भरा जा रहा है। और प्लस जो है नेता लोग जो है हमारे हैं, जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको तो जीतने से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो जो है अगर किसी जाति को अगर कोस भी रहे होंगे इलेक्शन की अपनी मीटिंग के दौरान, शाम को उसके साथ चाय भी पीते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उनकी इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं। तो ये सब जो है बहुत एक जो है ग्राउंड लेवल पे अलग चीज है, और वैसे एक्चुअली बहुत अलग चीज है। जी जी। देवेंद्र सर, बहुत 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 व्यवहारिक तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और एग्जैक्टली हमारा जो ये थीम है, सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ, इसका थीम भी यही है कि किताब की चीज़ों को हम अपने सोशल लाइफ में, बिहेवियरल लाइफ में कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक समझ पाते हैं, कहाँ तक महसूस कर पाते हैं। हमारे बीच हरीश जी हैं। हरीश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि Thank you so much, Vikas, and you all have expressed a very wonderful thoughts on diversity, and especially इतना relevant है ये topic। मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि Washington has announced कि उनका जो US Secretary of State है, he is scheduled to arrive for a 2-day visit in India, शायद 27th आज ही आने वाले थे। तो उसका भी जो मेन मुद्दा था वो यही था कि शायद ह्यूमन राइट्स और डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है उसके ऊपर। तो इंडिया ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वी आर ओपन टू एंगेज दोज हु नाउ रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। सो नो डाउट इंडिया एक बहुत ही वंडरफुली डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, एंड इट्स वन ऑफ द लार्ज डाइवर्स नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इतनी खूबसूरती है यहाँ की डाइवर्सिटी की, जो आई हैव सीन because I have been different part of India by virtue of my earlier engagement in Indian Air Force.
मैं रह भी चुका हूँ और मैंने इस डाइवर्सिटी को बहुत क्लोज से देखा है। मतलब एक ही जगह पर रहते हुए, लेट इट बी मैं चाहे चेन्नई पोस्टिंग था, या मैं कभी लेह पोस्टिंग रहा, या मैं शिलोंग पोस्टिंग रहा, या मैं कानपुर भी पोस्टिंग रहा, दिल्ली भी रहा, तो मैंने उन इतने सारे एक जो ये हम डाइवर्स कल्चर को जो मैंने देखा है कि हम जो तमिलियंस होते थे उनको तंबी कह के बुलाते थे, जो मलयाली होते थे उनको मल्लू कह के बुलाते थे ना, बिहार को बिहारी बोल देते थे, मैं राजस्थान से हूँ तो लोग मुझे ऊंट भी बोलते थे। सो लाइक इट्स ऑल लाइक इट हैपेंस व्हेन यू समटाइम्स यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, तो पीपल दे रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम योर पर्टिकुलर एरिया वेयर यू बिलोंग। बट उस डाइवर्सिटी का मुझे कभी भी कोई डिसएडवांटेज ऐसा नजर नहीं आया वहां पर। तो जो मैं यदि उसकी बात करूं कि लोगों के मन में उस डाइवर्सिटी की वजह से किसी भी तरीके का कोई भेदभाव होता हो, या किसी भी तरीके का कुछ मतलब किसी को फेवरिज्म मिला हो, तो ये मेरे मेरे पास ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए नहीं है। दूसरी चीज, जब हम डाइवर्सिटी को जब पॉलिटिकल से जोड़ते हैं, तो नो डाउट अभी देवेंद्र सर ने बहुत शानदार बात कही है कि चुनाव इन मुद्दों पर लड़े जाते हैं। चाहे कोई एक पार्टी है जिसको हिंदुत्व के साथ जोड़ा जाता है, कोई पार्टी है उसको मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, कोई पार्टी है उसको बोल दिया जाता है कि भाई इनको छोड़ दो, बाकी जो पिछड़े हैं इनकी पार्टी यही है, दलितों का प्रतिनिधित्व तो शायद सिर्फ यही पार्टी कर सकती है। पॉलिटिकल इश्यूज कुछ डिफरेंट है जो शायद इस डाइवर्सिटी का फायदा उठाते हैं। बट द मेन पर्पज इज, वो जो मैं समझता हूँ कि डाइवर्सिटी इज ए बून फॉर अस एक्चुअली, एंड हाउ कैन वी प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, हम इस डाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और वी कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ दैट। दैट शुड बी द फोकस ऑफ अस, कि किस तरीके से हम इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ना कि इस डाइवर्सिटी को एक पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि सब चीजें तो माइंडसेट पे ही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं यदि एफर्ट्स ऐसे किए जाएं, चाहे वो हम अपने एजुकेशन में अपने स्कूल में ही करें, कि ठीक है, आई बिलोंग टू ए सर्टन कम्युनिटी, आई बिलोंग टू ए सर्टन एरिया ऑफ इंडिया, बट इट डजंट मीन कि जो एक मुरारी जी ने बात बोला था कि ये एक मल्टी मतलब जो उन्होंने एक वर्ड टर्म बोला था, मैं भूल रहा हूँ उसको, तो जो एक ये मल्टी आइडेंटिटी हमारी जो एक हो रही है मल्टीपल कि आइडेंटिटी, मल्टीपल मल्टीपल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, हाँ, तो जो हाँ, है कि मैं, चलो मैं राजस्थानी हूँ, मैं यादव हूँ, तो ये तो है ही है, ठीक है, मैं हूँ। एंड कहीं ना कहीं बड़ा एक प्रैक्टिकल सा एस्पेक्ट मैंने देखा है, जो बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से, कि मैं एयरफोर्स में भी हूँ था, और उस समय देर देर आर लाइक सच ए सेलिब्रेटेड पीपल आर देयर, एंड वी डोंट इवन बिलीव इन एनी कास्ट क्रीड रिलीजन। हमने कभी सोचा भी नहीं इन चीजों के बारे में, बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट। But still the people, they feel more safe and secure being with their those type of groups, like यदि केरला का बंदा है तो वो हम यदि 4 लोगों के साथ वो रह रहा होगा, बट अल्टीमेटली ही विल बी लुकिंग फॉर समवन हु इज फ्रॉम केरला ना। इवन यहाँ पर भी मैंने दिल्ली में भी देखा है, आई स्टे इन ए गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हियर आल्सो यू फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री। आप बिहार के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, केरला के भी हैं, तो हर जगह के हैं। बट अल्टीमेटली दे फाइंड सेटिस्फैक्शन, और दे फाइंड देमसेल्व्स मोर सेफ एंड सिक्योर जब उनको अपने लोग मिल जाते हैं, और उन्हीं के साथ वो ज्यादा ओपन अप भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक माइंडसेट है, मैं उसको बुरा नहीं बताता, क्योंकि जैसे फैमिली है भाई, आपके परिवार है, तो हो सकता है कि आप अपने परिवार को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा बहन भाई इनके साथ ज्यादा सेफ हूं, बल्कि अपने पड़ोसी के परिवार से। तो यही शायद एक कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये चीज रही है कि यदि मैं शायद राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो हो सकता है जो राजस्थानी लोग होंगे वो मुझे ज्यादा तवज्जो देंगे, या राजस्थानी लोगों के साथ जब मैं उठूंगा बैठूंगा तो मैं ज्यादा अपने आप को फ्री या ओपन या फिर सिक्योर फील करूंगा। तो ये जो एक कुछ माइंडसेट डेवलप हुए हैं, ये शायद कुछ इनसिक्योरिटीज रही होंगी हमारे माइंड में, कि शायद मैं अपने अपने जो एक सो कॉल्ड वो ग्रुप है, चाहे वो रेसिज्म के ऊपर बना हो, चाहे वो रीजन के ऊपर बना हो, चाहे वो और किसी चीज के ऊपर बना हो, वहां पर अपने आप को कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस कंफर्ट लेवल को किस तरीके से अक्रॉस कल्चर हम कैसे, मतलब एक ये कल्चर बैलेंस की बात करें, और कल्चर बैलेंस को हम जब पॉलिटिकल बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी द ग्रेट आइडिया, एंड वी हैव टू फाइंड दोज वेज
कि how can we connect the cultural balance with the political balance and make such type of society that we don't look for the such एक ऐसी चीज हम ढूंढने की नहीं यार मैं तो अपने ही ग्रुप में सेफ रहूंगा, मतलब how we can be open up, we can find ourselves more secure with each and everyone whoever come across our life. So that is my submission. Thank you so much. थैंक यू सो मच हरीश सर। मतलब बहुत ही डिफेंस फोर्सेस की जो खूबसूरती है आपने उसको जिया है, महसूस किया है, आप उसका पार्ट रहे हैं। और हम लोग तो खैर बाहर से हम लोगों ने देखा है इस चीज को। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम महसूस करते हैं इंडियन फोर्सेस के रूप में, इंडियन आर्मी के रूप में, कि इंडियन आर्मी में भी हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग रेजिमेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। लेकिन कैसे जब पुलवामा में बिहार रेजिमेंट के सैनिक मारे जाते हैं तो सिख रेजिमेंट का भी खून खौलता है, गोरखाओं का भी खून खौलता है। तो इनफैक्ट हम डिफेंस फोर्सेस से इस डाइवर्सिटी में जो हमारी सॉलिडारिटी है उसको कैसे हम महसूस करते हैं, कैसे इनेक्ट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, इसका बहुत शानदार एग्जांपल है डिफेंस फोर्सेस। वेरी ट्रू रंजन। आई थिंक हरीश जो शेयर कर रहे थे उसमें एक सवाल भी छुपा हुआ है कि कैसे उस माइंडसेट से बाहर निकला जाए और अक्रॉस द ग्रुप हम उतना ही कंफर्टेबल फील करें। मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। कहा जाता है कि भारतीय रेलवे ने सबसे पहले फैसिलिटेट किया इस तरीके का क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जब एक ही डब्बे में लोग बैठ के चलने लगे, बातचीत करने लगे, और जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है वो भी इसको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी, उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग समझ आई। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा और शायद पढ़ा भी होगा, जो युवाल हरारी की किताब है सेपियंस। तो उसमें कहते हैं कि शायद मोर देन 3.5 मिलियन ईयर्स तक जब इंसान हंटर और गैदरर की जिंदगी जीते थे तो वो एकदम स्मॉल क्लोज ग्रुप में रहते थे और हर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से खतरा रहता था। और ये जो सिविलाइज्ड लाइफ है वो तो पिछले 10-12 हजार सालों का ही है, जब से एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। तो हमारे अंदर, हमारे डीएनएज में, हमारे सोचने समझने के तरीके में, या हमारा जो डर है, इन सब पे इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो एक बहुत लंबा पीरियड है 3.5 मिलियन ईयर्स, उसका शायद काफी गहरा असर है, जिसपे 10-12 हजार सालों में जो हमने ग्रोथ किया है वो बहुत कम असर डाल पाता है। तो मतलब आई फाउंड दैट एक्सप्लेनेशन वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से उसी इवोल्यूशनरी पीरियड के कारण मतलब आता है, क्योंकि वो एक बहुत लंबा पीरियड रहा है। तो दैट आई वांटेड टू शेयर। और एक चीज और, मतलब चूंकि हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं जब विकास से बात कर रहा था तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये जो खूबसूरती है जिसका चर्चा हरीश जी ने भी किया, जो हमारा डाइवर्सिटी है और इसकी जो खूबसूरती है, इसको जब इस्तेमाल कर लिया जाता है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के लिए, या इसको डिफरेंसेस बना करके दिखाया जाता है, तो सोशल साइंस भी मतलब साइंस जो कहते हैं उसका मतलब ही ये, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट गिव्स सम थ्योरी टू अंडरस्टैंड, इट्स बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये मतलब साइंस कहने के पीछे मकसद भी यही रहता है कि इट्स नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ नरेशन और अ स्टोरी और अ गिवन फैक्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इसी चैप्टर में बताया गया है। एक है उसको कहते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंस, और एक एक होता है ओवरलैपिंग डिफरेंस। मतलब ये दो फॉर्मूला है, मान के चलिए कि अगर दो समूह, मान के यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं कि एक समूह हिंदू और एक समूह मुसलमान है, और अगर हिंदू अमीर है और मुसलमान गरीब है, तो इसका मतलब जो वन लेयर ऑफ डिफरेंस है, मतलब एक तो धार्मिक रूप में भिन्नता है और दूसरा आर्थिक रूप में भी भिन्नता हो गया, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंस, कि एक भिन्नता दूसरे भिन्नता के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि लड़ाई की संभावना, सोशल डिवीजन की संभावना बहुत होता है। ऐसे में किसी को फील हो सकता है कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं गरीब या अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं ये उदाहरण के लिए सिर्फ बता रहा हूं। ठीक इसका उल्टा अगर कंससली क्रॉस कट किया जाए, कि मान लीजिए एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और क्रॉस कट ये हो गया कि दोनों सरकारी टीचर है, तो क्रॉस, तो उसमें लड़ाई की संभावना खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत संभावना होगी कि दोस्ती होगी। या दोनों अमीर है, तो एक लेयर पे तो डिफरेंस है लेकिन दूसरे लेयर पे
इक्वालिटी आ गया, मतलब समानता हो गया। तो पहले लेयर का डिफरेंस दूसरे लेयर की इक्वालिटी से क्रॉस कट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में काफी संभावना है कि समाज में सोशल डिवीजन नहीं हो पाएगा, लड़ाई की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये बताया गया है कि कंससली भी सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस इस बात के लिए कोशिश कर सकती है, जो एग्जिस्टिंग डिविजन्स हैं, लाइन ऑफ डिविजन्स हैं, उसको हम कैसे क्रॉस कट करवा सकें इक्वालिटी से। अदरवाइज अगर ये मल्टीप्लाई होता रहा, ये ओवरलैपिंग डिफरेंसेस में बदलता गया, तो उसमें डिवीजन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो दैट आई वांटेड टू शेयर। जी विकास। बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया मुरारी जी आपने। यहाँ पे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को मैं ये भी बता दूं, एक फैक्ट है ये कि जिन देशों ने भी अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसको इनकलकेट नहीं किया, वहाँ के परिणाम क्या निकले। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल किताब में ही दिया हुआ है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड का। आप सबको भी कुछ दिनों को पहले पता ही होगा कि आयरलैंड जो है अब ब्रिटेन का पार्ट नहीं रहा, और कहीं न ये आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में रोमन बहुत ज़्यादा थे, करीब 44%, दूसरे में 45% के करीब दक्षिण में कैथोलिक थे, और उनके बीच डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे कि शायद उतने हिंदू मुसलमानों के बीच भी डिफरेंसेस, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस जब उनके बढ़ गए, उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुए। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल हम युगोस्लाविया के में देखते हैं। युगोस्लाविया जैसा छोटा देश कोई बहुत बड़ा देश भी नहीं था, और उस देश ने अपने यहाँ की विविधता को, जो विविधता को एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, या लोकतंत्र की नहीं, एक बहुत सामान्य खूबसूरती भी होती है, बस उसको लोग महसूस नहीं कर पाते। उस चीज को जब उसने समाहित नहीं किया अपने मूल्यों में, तो युगोस्लाविया 6 राष्ट्रों में बट गया। तो एक सिविल सोसाइटी के रूप में, एक भारत के संप्रभु देश के नागरिक के रूप में भी हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा देश बहुत प्राचीन काल से बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाला रहा है। हमारे यहाँ विविधता हमारे जड़ों में समाई हुई है। अगर किसी भी कारण से अगर इस विविधता पे चोट पहुंचती है, तो कुछ समय के लिए तो हमें लग सकता है कि हमारा प्रभुत्व कायम हो रहा है, लेकिन वह प्रभुत्व अंततः फिर हमें विखंडन की तरफ, निराशा की तरफ और नकारात्मक निगेटिविटी की तरफ ही ले जाता है। इन चीजों पे सिर्फ हमें बात नहीं करनी होगी, इन चीजों को, मूल्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। चाहे एज ए टीचर हम जब अपने क्लासरूम में जाएं, जब क्लासरूम में हमारे बच्चे होंगे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम किसी, आज क्या ऐसा कारण है कि जैसे कि इस तरह की बात चल रही है, आप देखेंगे कि खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, दिल्ली में भी, कि जो कुछ अल्पसंख्यक समूह है वो अपने किसी खास मोहल्ले में ही रहना पसंद करते हैं, दूसरे मोहल्लों में उनको घर नहीं मिलता है। जैसे कि पिछली बार आलोक मिश्रा ने भी ये बात उठाई थी। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे संस्कृति को, दूसरी चीजों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता से आज भी दूर है। हम लोकतांत्रिक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने को तैयार नहीं। एक तो ये प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति, एक ग्रामसी की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, और इसके बीच में पहले मैं बता दूं कि पंकज उत्रेजा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। पंकज, मैंने आपको इनवाइट का लिंक भेज दिया है, आप काइंडली उसको एक्सेप्ट कर लिया एज स्पीकर। ग्रामसी की एक संकल्पना थी हेजेमनी की, प्रभुत्व की संकल्पना। भारतीय राजनीति, चूंकि मैं राजनीति लेट जुड़ा हूँ, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो भारतीय राजनीति में, चूंकि मैं एक राजनीति विज्ञान का शोधार्थी भी हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने एक नई प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि प्रभुत्व की संकल्पना का उभार हो रहा है। और ये प्रभुत्व की संकल्पना, पहले जो जातिवादी व्यवस्था थी, उस जातिवादी व्यवस्था में यह बात थी कि डोमिनेंट समूह की बात थी कि प्रभुत्व, ये डोमिनेंट, ज्यादा सुविधाओं वाला प्रभुत्व समूह है, ज्यादा सुविधाएं इनको मिलती हैं। लेकिन अब यह प्रवृत्ति एक नए खतरनाक मोड़ पे जा रही है। मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया था कि यह जातिवादी जो व्यवस्था है, यह कहीं ना कहीं रेसिज्म की तरफ बढ़ रही है भारत में, एक माइंडसेट के रूप में, एक हेजिमनी के रूप में। हेजिमनी का मतलब होता है कि जैसे अंग्रेज जब इंडिया आए, भारत आए, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के माइंडसेट में यह चीज भर दी
कि वो गोरी चमड़ी के लोग हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं। जब कुछ हजार लोगों को, करोड़ों लोगों पे शासन करना होता है, तो वो शक्ति के बल पे या डंडे के बल पे शासन नहीं चला सकते। इसके लिए उनको एक हेजिमनी प्रभुत्व की जरूरत होती है, वो मानसिक प्रभुत्व की, कल्चरल हेजिमनी की जरूरत पड़ती है। यही काम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर किया था। और कहीं ना कहीं आज देख लीजिए कि आज भी ब्रिटिशर्स भले यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी संस्कृति की जो हेजिमनी है आज भी हमारे ऊपर वो हावी है, आज से 70 सालों के बाद भी। सपेरों का देश कहा गया, हमारी संस्कृति को, जो हमारी किताबें थी, वेद थी, इन सब चीजों को बकवास की बातें कहा गया, सपेरों और बीनों का देश कहा गया। तो इस तरह की हेजिमनी की जो संकल्पना है, यह भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में उभर के थोड़ी थोड़ी इसकी सुगबुगाहट हो रही है। इन चीजों से हमें बहुत सचेत रहना होगा कि इसकी जो परिणति होती है वह विखंडन के रूप में होती है, सामाजिक विद्वेष के रूप में होती है, और इससे जो सामाजिक विभाजन है वह इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि जिससे राजनीतिक जो दल हैं उसका राजनीतिक विभाजन करके बहुत तेजी से समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। मैं आई थिंक विकास खेमेंद्र सर भी मेरा शायद कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप इनवाइट करें उन्हें। खेमेंद्र सर को मैंने किया हुआ है, अच्छा, तो और उनको पंकज जी स्पीकर मैंने आपको भी किया हुआ है। क्या मैं बोल सकता हाँ हूँ? खेमेंद्र सर। एम आई हाँ ऑडिबल? सर, बिल्कुल। यस सर, ओके, यस सर, थैंक यू सो परफेक्टली मच, ऑडिबल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हालांकि मैं गणित विषय का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चर्चा में भाग लेकर। और अभी जो हरीश भाई ने अभी जिक्र किया था जिन बातों को, निश्चित रूप से ये डाइवर्सिटी की हमारी खूबसूरती जो है, उसका सकारात्मक जो पक्ष है, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो अभी सुनते हुए मेरे जहन में एक विचार आया कि जो वैचारिक विभिन्नताएं हैं उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि इस समय मुझे कई बार ऐसा लगता है देश के हालात ऐसे बन रहे हैं कि यदि आपका विचार सत्ता से थोड़ा भी इतर है तो आपको विरोधी मान लिया जाएगा, आपको आतंकवादी तक मान लिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि वैचारिक विभिन्नता यदि है तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे वाल्टेयर की वो बात की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन आपके विचारों का जो सम्मान है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो ये जो चीजें हैं, वैचारिक विभिन्नता होते हुए भी क्या हम उनका सम्मान कर पा रहे हैं, क्या हम उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बताया सर आपने। विकास जी, थोड़ा सा मैं ऐड करना पंकज चाहूंगा। हमारे। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, जो अभी आपने कहा ना, अल्पसंख्यक जो है एक जगह तो समुदाय में रहना शुरू कर रहे हैं, और ऊपर से उसके साथ ही हरीश जी ने भी ये शेयर किया था कि इनसिक्योरिटी, इन दोनों को अगर मिला के अगर देखा जाए तो फिर यही दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि 1984 के राइट्स के बाद सिख लोग जो है अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे, और वो जो है तिलक नगर के नियर बाई एरिया में, जो हरीश जी के घर आसपास ही है, उस एरिया में उन्होंने अपने आप को मतलब एक किले के रूप में वहाँ स्टेब्लिश कर लिया। और दूसरा, अगर हम देखें, अगर कश्मीरियों के जो है माइग्रेशन के बाद, तो जब देखा हमने तो जो है कोई भी हिंदू जो है मुस्लिम एरिया में रहना नहीं चाह रहा था, वो भी अपने आप को वहाँ इनसिक्योर फील कर रहा था। जी, थैंक यू विकास सर। तो कहीं ना कहीं सर इन चीजों ने एक लोकतांत्रिक मूल्यों को जरूर कमजोर किया है। यही हमारा जो टॉपिक है, लोकतंत्र और विविधता। जब हम अपने विचारों में, जब हम अपने व्यवहार में विविधता को आत्मसात नहीं करते हैं, तो हम चाहे कितना भी लोकतांत्रिक होने का स्वांग करें, हम लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। पंकज उत्रेजा जी, अब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप। जी सर, आपने क्या कहा कि लोकतांत्रिक होने का हम जितना भी स्वांग करें, आगे आप अपनी बात एक बार पूरी कीजिए पहले। मैंने ये कहा पंकज कि हम अपने विचारों में और व्यवहार में जी जब तक विविधता का सम्मान नहीं करेंगे, और विविधता हर स्तर पे हो सकती है, विविधता हमारी फैमिली में भी हो सकती है, रिलेशन में भी हो सकती है, हमारे पड़ोस में, उसके अलावा हमारे समाज में। और ये विविधता होती है धर्म के आधार पर, ये विविधता हो सकती है ऊंच नीच के आधार पर, ये विविधता लैंगिक आधार पर भी हो सकती है। जब तक इन चीजों का हम सम्मान नहीं करते हैं, तब तक हम लोकतांत्रिक होने का सिर्फ स्वांग कर सकते हैं। उस सही सही मायनों में हम लोकतांत्रिक मूल्य के व्यक्ति नहीं हो सकते।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विविधता जो है आप कह रहे हैं कि हो सकती है घर में, परिवार में, हर जगह, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि होती ही है, क्योंकि किसी को भी प्रकृति ने एक जैसा तो बनाया नहीं है। अब सबसे पहले एक्सेप्टेंस चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, और फिर उनको, चाहे उनकी कोई भी एज है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, और उनका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक अगर बैकग्राउंड है, तो डेमोक्रेटिक फीलिंग जो है वो हमारे अंदर से निकल के आनी चाहिए। और irrespective of the age or socio-economic status, we must give respect to each and every child also, and their parents, and everybody around us. तो जो लोकतंत्र की जो भावना है वो इतनी डीप रूटेड हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे हर एक्शन, हमारे हर वर्ड और हमारे हर जो भी हम करते हैं उसमें झलकना चाहिए। और वो तभी झलकेगा सिर्फ बातों, जैसे आप कह रहे हैं ना कि स्वांग कुछ लोग करते हैं, तो वो तो हमें तब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बात करते हैं और एक्शन में वो चीज नहीं आती है, व्यवहार में नहीं आ रही होती, तब हमें ऐसा लगता है। तो अगर वो डीप रूटेड होगी, डीपनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा हम बच्चों से बात करते भी हैं, तो जब तक वो डीपनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमारे अंदर से नहीं आएगी, तो वो बाहर भी नहीं झलकेगी, और वो कुछ एस्पेक्ट्स में झलकेगी, कुछ में नहीं झलकेगी। और जिस तरह का सुंदर डिस्कशन आप कर रहे हैं, उससे क्या है कि हम सब लोग उस चीज को बेहतरी से जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरत होती है खुद को भी एक्सेप्ट करने की कि हाँ, मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे होते हैं, उनको कोई सजेशन काम नहीं करता। कोई नया विचार काम नहीं करता, और जैसा उनकी परवरिश रही है या जैसा उनकी एक बार सोच बन गई, वो उसमें ताउम्र कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। तो अगर शिक्षक समाज इस दृष्टि से काम करे कि सबका जो मतलब सबके अंदर परिवर्तन लाना है, तो छात्रों से शुरुआत करके, और हम जहां जहां भी मिलते हैं, बैठते हैं, और वहां इस तरह की स्वस्थ चर्चाएं अगर हम करें, तो उससे हम बहुत सारे परिवार भी बदल सकते हैं, बहुत सारे स्कूल भी बदल सकते हैं, बहुत सारे जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि जब लोगों के व्यवहार में डेमोक्रेसी आती है, तो सच्चा परिवर्तन तो सर तभी आता है। धन्यवाद सर। बहुत खूब पंकज जी। विकास, अब अगर कोई ऐड करना चाहे, अदरवाइज हम लोग 1 घंटे के सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। और हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो अभी जस्ट हमारे बीच एक नीलोफर खान जी जुड़े हुए हैं। नीलोफर इरफान। खैर, बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक था, लोकतंत्र और विविधता, तो हमने कोशिश यही की कि हमारा ये टॉपिक किताबों से निकलकर बाहरी दुनिया में आए, हमारे व्यवहारिक दुनिया में आए, सामाजिक दुनिया में आए। मैं अंत में अपनी बात का सबमिशन मुरारी जी को आमंत्रित करने के पहले इन्हीं बातों से कहना चाहता हूँ कि जो विविधता होती है वो लोकतंत्र का मूल आयाम होती है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली से ज्यादा एक जीवन मूल्य होता है, जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। अगर आपकी पत्नी को आपके किसी आदत से, आपके विचारों से सहमति नहीं है, तो उसकी अपनी एक डाइवर्स, वो आपके कहीं ना कहीं एक डाइवर्स, एक ही परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और आपकी पत्नी के विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक ही परिवार में दो डाइवर्स आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। यहाँ पर अपने विचारों को प्रभावी बनाना, डोमिनेंट बनाना, जब आप कोशिश ऐसा करते हैं, तो आप ये जरूर एक बार इंट्रोस्पेक्ट हम करें कि क्या मैं वाकई में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ जहां मैं दूसरे के विचारों का भी सम्मान करता हूँ, और जब मैं खुद ही लोकतांत्रिक नहीं हूँ तो मैं इस समाज से और इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकता हूँ लिमिटों में। क्योंकि मैं लोकतंत्र में हमें कुछ जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकार तभी वो हमारे लिए मायने करते हैं जब हम कुछ कर्तव्य भी मिले हुए हैं। तो लोकतांत्रिक कर्तव्यों के आलोक में ही हमारे जो हम लोकतांत्रिक अधिकारों के दावे नैतिक रूप से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज को समझना होगा कि एक राष्ट्र के रूप में और एक समाज के रूप में
अगर जब तक हम विविधता को अपने आचरण में, जब तक अपनी मानसिकता में, अपने मूल्यों में समाहित नहीं करेंगे, हम एक सशक्त राष्ट्र, समाज और स्वयं के लिए एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते। Thank you so much everyone for listening us, and over to you, Murari. थैंक यू विकास फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और आखिर में मैं भी शेयर करना चाहूंगा, मैंने टिस में ये शब्द सुना था कि डाइवर्सिटी इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ अ सोसाइटी। तो डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे हम कुछ कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते हैं ना, तो ऐसे ही है। इससे छेड़छाड़ या इसको बदल देने की कोशिश भी गलत है, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और जिस 3 फॉर्मूले की मैंने बात की, अगर वो हम सब गांठ बांध लें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि हम हर व्यक्ति अगर हमेशा अवेयर हैं कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है, और हम पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर समझने लगे कि वो मुद्दों को कैसे उठाते हैं और अगर गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो जो भी इस डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस में बदल करके उसके आसपास पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन करते हैं, उनको हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। खास करके एक फॉर्मूला से भी, अगर हम हर वक्त अपने मल्टीपल आइडेंटिटीज को लेकर के अवेयर रहते हैं तो। So that's all. I think diversity is the default setting and we should accept it, we should celebrate it. So thank you, Vikas, for such a wonderful session, and thank everyone for fetching out time from their busy schedule and joining with us. Thank you everyone. थैंक यू मुरारी सर, थैंक यू Thank you, विकास सर। थैंक यू मुरारी जी, आपको भी बहुत बहुत शानदार आपने कुछ बातें बताई, जो कि मुझे लगता है कि जो भी इस चीज की रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसको हमेशा जिंदगी भर काम आएंगे। थैंक यू जो सो मच रिकॉर्डिंग मुरारी। सुनेंगे और डाइवर्सिटी की खूबसूरती को मेंटेन भी रखेंगे। बिल्कुल जी सर, जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। ठीक है। विकास, आप ही इसको खत्म कर सकते हैं, आज होस्ट हैं आप। ओके, थैंक यू एवरीवन। अब खत्म करने के पहले एक रिक्वेस्ट मेरा है हाँ। कि अगर आप चाहें तो आप इस आज के सेशन का आज के सेशन को लेकर मुरारी जी कुछ स्क्रीनशॉट भेजेंगे, या मैं ही ले लेता हूं पहले तो। ये मुरारी जी इसका रिकॉर्डिंग भी भेज करते हैं, और तो इसको काइंडली आप ट्वीट कर सकते हैं इस पे, ताकि हमारा ये जो